प्यारे छात्र छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर वीरपुर यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग समास प्रकरण देखेंगे जो कक्षा 10 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए और साथ साथ अन्य सभी वर्गों के लिए यह समास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग समास का परिभाषा जानेंगे, उसका उदाहरण देखेंगे, समास के कितने भेद होते हैं और समास का विग्रह कैसे किया जाता है, इन सबों को देखेंगे। आज हम लोग समास पढ़ने से आज हम लोगों का 5 अंक जो है सुरक्षित होगा बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए समास हम लोग पढ़ते हैं। समास सबसे पहले समास शब्द की उत्पत्ति जो होता है या समास शब्द की जो व्युत्पत्ति है, समास शब्द इसमें सम उपसर्ग अस धातु और धाय प्रत्यय से, यह समास शब्द सम उपसर्ग से अस धातु लगने से और धाय प्रत्यय मिल करके बना है। इसका अर्थ होता है जिसका 2 या 2 से अधिक पदों को मिला करके एक शब्द का बनना। तो इसीलिए समास का परिभाषा हम ये दे सकते हैं, समास वैसे 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। समास में 2 पद का मेल होता है, जबकि हम लोग संधि में क्या पढ़े थे बाबू? संधि में पढ़े थे 2 वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में 2 या 2 से अधिक पद मिलकर के एक शब्द बनता है, उसे ही हम समास कहते हैं और इसी शब्द को हम समासिक शब्द कहते हैं। अब समास का विग्रह जो है, जब समासिक शब्द को पदों में यदि विभक्ति के साथ अलग करते हैं, किसके साथ? विभक्ति के साथ यदि हम अलग करते हैं, अलग अलग करके लिख दिया जाता है, समास होने के बाद सभी शब्दों को यदि विभक्ति के साथ अलग अलग लिख दिया जाता है तो उसे ही हम विग्रह या समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र, क्या कहते हैं? राजपुत्र, यहाँ समास यह शब्द है, राजपुत्र क्या है? शब्द है। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो क्या हो गया? राज्ञः पुत्र इति, राज्ञः पुत्र, ये इसका विग्रह हो गया। तो परीक्षा में आपको विग्रह भी पूछा जाता है और समासिक शब्द भी पूछा जाएगा। जैसे राज्ञः पुत्र दे देगा और कहेगा इससे कौन सा शब्द बनेगा? तो राजपुत्र बनेगा। अब समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, और इसके अतिरिक्त एक नई समास होता है जो तत्पुरुष समास का भेद है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये 7 समास को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे इसमें अव्ययी भाव समास को। पहले क्या पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास कहा जाता है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। किसे कहते हैं? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, अर्थात जिस समास शब्द का पूर्व पद प्रधान हो एवं अव्यय हो, पूर्व पद प्रधान हो, मुख्य हो एवं अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे निर्विघ्नम, यहाँ पर नहीं, उपगिरिहम नहीं, तो उप क्या है? उप अव्यय है और गिरिहम में लग गया है तो क्या हो गया? इसका शब्द हो गया विग्रह हो जाएगा गिरिहस समीपम। अतिहितम, अति उपसर्ग है नहीं, अहीमम, अति हीमम है, तो हिम जो है हिमस अत्यतः, ये हो गया इसका विग्रह। इस तरह से जब अब हम देखेंगे जो विग्रह करने के लिए कुछ अव्यय जो लगा हुआ रहता है शब्द में, तो उस अव्यय के बदले में हम क्या दे करके कैसे जो है उसका हम विग्रह करेंगे। जैसे अनु रहेगा तो अनु का अर्थ होता है पश्चात या योग्यम, पीछे। तो इसका जब इस पद में
जो प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति लगती है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ अनु उपसर्ग रहने पर प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति तथा पश्चात का प्रयोग होगा। जैसे हम कहते हैं अनुरथम, रथानाम पश्चात इति अनुरथम, पदानाम पश्चात इति अनुपदम, लताया पश्चात इति अनुलतम, है ना। तो इस तरह से जो है यदि अनु रहेगा, शब्द में अनु उपसर्ग रहेगा तो प्रथम पद जो है, पहला पद जो है वह षष्ठी विभक्ति में जाएगा और अनु के स्थान पर पश्चात शब्द आएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो उपसर्ग यदि रहता है, उपसर्ग यदि शब्द में लगा हुआ रहेगा, उपसर्ग यदि रहेगा तो उपसर्ग रहने पर प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति तथा उप के बदले समीप का प्रयोग होगा। जैसे कहते हैं उपकृष्णम तो कृष्णस समीपम इति, उपगंगम गंगाया समीपम इति उपगंगा, उपयमुनम यमुनाना या समीपम इति उपयमुनम। तो इस तरह से यदि उपसर्ग रहेगा तो प्रथम पद हमारा जाएगा षष्ठी विभक्ति में। कौन विभक्ति में? षष्ठी विभक्ति में, और उप के स्थान पर समीप का प्रयोग होगा, है ना। अब है स उपसर्ग रहता है, स उपसर्ग जिसका मतलब होता है स अर्थात साथ, सहित। तो जब स उपसर्ग लगा हुआ रहेगा, जब स उपसर्ग रहेगा तो प्रथम पद जो है वह तृतीया विभक्ति में जाएगा और स के स्थान पर सहित का प्रयोग होता है। जैसे सचित्रम, जैसे क्या दिए हैं? सचित्रम अर्थात चित्रेण सहितम, यहाँ पर चित्रेण तृतीया विभक्ति में हो गया। सहृदयम अर्थात हृदयन सहितम, समित्र मित्रेण सहितम। तो इस तरह से प्रथम पद जो है वह तृतीया विभक्ति में जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए अगला जो है हमारा नीर। नीर का मतलब होता है अभाव। नीर का मतलब क्या होता है? अभाव। यदि नीर उपसर्ग रहेगा तो फिर प्रथम पद हमारा षष्ठी विभक्ति में जाएगा, प्रथम पद षष्ठी विभक्ति में जाएगा और नीर के स्थान पर अभाव आएगा। जैसे कहते हैं नीर के स्थान पर क्या आएगा? यह षष्ठी विभक्ति में और नीर के स्थान पर अभाव आएगा। जैसे कहते हैं निर्विक्षिकम अर्थात मक्षिकानाम अभाव, न निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव, निशंकम शंकानाम अभाव, निर्जन जनानाम अभाव। नहीं, निर्जन जहाँ पर जन नहीं है, लोग नहीं है, लोगों का अभाव, तो इसका क्या हो जाएगा विग्रह? जनानाम अभाव। नहीं, निर्जल अर्थात जल का अभाव, तो जलस अभाव, जलस अभाव, ये सब षष्ठी विभक्ति में है। इसी तरह से यदि प्रति उपसर्ग रहेगा तो प्रथम पद जो है वह द्वितीया या तृतीय या सप्तमी विभक्ति में लगा करके दो बार लिखा जाता है। जैसे कहते हैं प्रतिदिनम, तो दीनम दीनम इति, ये द्वितीय विभक्ति में हो गया। यदि सप्तमी में जाएगा तो दीने दीने इति हो गया। प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रति, है ना। इसी तरह से प्रतिपादम पादम पादम इति, या द्वितीया में हो गया पादम पादम, और सप्तमी में यदि लिखना है तो पादे पादे अति। इस तरह से प्रति शब्द रहने पर द्वितीया या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद होता है एक यथा, जो सब महत्वपूर्ण उपसर्ग पूछने वाला है उस सब को आज हम लोग देख रहे हैं। महत्वपूर्ण जिसमें यथा आता है। यथा मतलब होता है शक्ति के अनुसार, जिसका कि संस्कृत में प्रयोग होता है अनतिक्रम, अनतिक्रम में, अनतिक्रम में। तो यदि यथा उपसर्ग लगा हुआ रहे, यदि यथा उपसर्ग रहे तो प्रथम पद में द्वितीया विभक्ति, यथा उपसर्ग रहने पर प्रथम पद में क्या होगा? द्वितीया विभक्ति, और यथा के स्थान पर अनतिक्रम में का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथा बलम, तो बलम अनतिक्रम में। यथेक्षम इच्छाम अतिक्रम में। यथा कूलम कूलम अनतिक्रम में। नहीं, यथा समय समयम अनतिक्रम में है। इस तरह से ये
उपसर्ग ये यथा शब्द रहने पर यदि किसी शब्द के पहले यथा रहेगा तो उसका विग्रह करते समय में हम क्या करेंगे, अनतिक्रम में। और जब अनतिक्रम में वाला विग्रह दिया हुआ रहेगा और समासिक शब्द लिखने के लिए कहेगा तो उसको क्या करेंगे, अनतिक्रम के जगह पर यथा आ जाएगा। सौ सहित रहेगा उसके स्थान पर सौ आ जाएगा, है ना। अभाव रहेगा उसके स्थान पर निर आ जाएगा, है, या समासिक शब्द लिखने के लिए। तो इस तरह से अव्ययी भाव समास देखें। अब हम लोग दूसरा समास तत्पुरुष समास देखेंगे। अब दूसरा समास क्या देखेंगे, तत्पुरुष समास देखेंगे। तत्पुरुष समास कहा जाता है उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष समास। उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष समास, अर्थात उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष समास, अर्थात जिस समास का उत्तर पद अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः, यहाँ पर पुरुषः जो है वह प्रधान है, मुख्य है। यदि पुरुष को हटा देंगे तो राज्ञः राजा हो जाएगा और राज्ञः पुरुषः इसका अर्थ हो गया राजपुरुषः। इसका अर्थ क्या हो गया, राजपुरुषः। तो यहाँ पर जो हमारा पुरुष है यह अनिवार्य है, यह प्रधान है, नहीं अंतिम पद है, इसीलिए तत्पुरुष समास है। अब विभक्ति के अनुसार ये तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है द्वितीया तत्पुरुष समास। तो पूर्व पद में यदि द्वितीया विभक्ति जिस समासिक शब्द के विग्रह में पहला पद में द्वितीया विभक्ति होती है उसे द्वितीया तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कृष्णम श्रिता, तो यहाँ पर कृष्णम जो है यह द्वितीया विभक्ति में है, जिसका शब्द हो गया कृष्ण श्रिता। नहीं, अरण्यम यह द्वितीया विभक्ति में है, नहीं अरण्यम अतीता, अरण्यातीता, है ना। रामम ये भी द्वितीया विभक्ति में है, तो रामम श्रिता जिसका शब्द क्या हो गया, राम श्रिता। ठीक है, तो जब प्रथम पद में द्वितीया विभक्ति हो तो कहेंगे वह द्वितीया तत्पुरुष समास है। इसी तरह से तृतीया तत्पुरुष समास, इसके विग्रह में पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सुखेन हीना। अब देखिए सुखेन हीना, यह सुखेन हीना क्या है, सुखेन तृतीया विभक्ति में है, हीना सुख से हीन, विद्याया हीना, विद्या भी तृतीया विभक्ति में है, विद्याया हीना। नहीं, हरिनात्रातः, हरित्रातः यहाँ भी ये तृतीया विभक्ति में है। तो इस सब का विग्रह करने में जब प्रथम पद तृतीया विभक्ति में रहेगा तत्पुरुष समास का तो उसे लिखेंगे तृतीया तत्पुरुष समास। इसी तरह से चतुर्थी तत्पुरुष समास जो है इसके विग्रह में क्या होता है, तो पूर्व पद जो है वह चतुर्थी विभक्ति में लगेगा। जैसे युपाय दारू, नहीं पुत्राय रक्षितम, पुत्र रक्षितम, काकाय बलि, काक बलि, ये सब क्या हो गया, काक बलि, काकाय बलि, है ना, है। तो ये सब चतुर्थी विभक्ति में। इसी तरह से चौथा होता है पंचमी तत्पुरुष समास, जिसके विग्रह के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे चोर भयम, शब्द क्या है, चोर भयम, व्याघ्र भयम, दुखापेत, तो इसका देखिए विग्रह क्या हो गया, चोरात भयम, चोरात भयम, है ना, है, व्यानात भयम, व्याघ्रात भयम, यहाँ पर गलती हो गया थोड़ा सा, व्याघ्रात होगा, व्याघ्रात भयम, दुखात अपेता। तो ये दुखात, व्याघ्रात या चौरात ये सब क्या है, पंचमी विभक्ति में है। इसी तरह से षष्ठी तत्पुरुष समास, इस समास के अंतर्गत है ना जो विग्रह में पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में होता है। जैसे आत्मनो ज्ञानम, अब यहाँ पर आत्मनो जो है यह क्या है, यह षष्ठी विभक्ति में है। राज्योधानी, राजधानी, राज्यो शब्द षष्ठी विभक्ति में है ना। तो जिस शब्द के प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति होगा तत्पुरुष समास में तो वह षष्ठी तत्पुरुष है। इसके बाद होता है सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इस समास के अंतर्गत विग्रह में पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अक्षेषु कितवः, नहीं वाची चपला, वाक चपला, कर्मसु कुशला, कर्म कुशला, ये सब कर्मसु, वाची, अक्षेषु ये सब क्या है, सप्तमी विभक्ति में है।
कुछ बहुवचन में है, कुछ एक वचन में है, लेकिन सब षष्ठी विभक्ति में है। तो इस तरह से आज हम लोग अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को देखें। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इसी आशा के साथ। और इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगला क्लास भी, अगला जो समास पढ़ाएंगे, कल जो हम लोग कर्मधारय समास देखेंगे, दिग्गु समास देखेंगे, नहीं, ये सब आपके पास जाता रहेगा, है ना। इसी आशा के साथ आप सबों को पुनः धन्यवाद है। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद।